वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज। मुल्क को 6,700 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की सौगात देंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग आज। बीजेपी ने झारखंड के लिए 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। सदर अफ्रीका के 3 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंची। मलावी में कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमले के बाद इसराइल ने बेरूत और गजा पर बमों की बारिश की। इसराइली वजीर आजम ने कहा, मुझे कत्ल करने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। दिल्ली में हाफ 35,000 से जायद रनर हिस्सा ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक रूट किया गया तब्दील। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो काशी के लोगों को 3,200 करोड़ से ज्यादा के 23 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 6,700 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी हरहुआ में सागरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और शंकर नेत्र चिकित्सालय का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के काशी से मुल्क के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वाराणसी के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर वाक़े आरजे शंकरा नेत्रालय का इफ्तिताह करेंगे। इस अस्पताल में आँखों की मुख्तलिफ कैफियत की तशख़ीस की जाएगी और इलाज फराहम किया जाएगा। ये जो हॉस्पिटल का मॉडल है ये 75-25 रहेगा, जहाँ पे 75% का जो पेशेंट्स रहेंगे हमारे पूरे गरीब लोग, जिनको हम जाके आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा आउटरीच मॉडल रहेगा। वज़ीर आज़म तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे की तोसी और एक नई टर्मिनल इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत और बागडोगरा हवाई अड्डे पर तकरीबन 1,550 करोड़ रुपए की लागत वाले न्यू सिविल एन्क्लेव का भी संग बुनियाद रखेंगे। करोड़ 6,611 करोड़ की सारी परियोजनाएं होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। वाराणसी के लिए इनमें से 3,200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और वहां पे नए टर्मिनल का निर्माण है। उनको जोड़ते हुए 3,200 करोड़ की हमारी 15-16 परियोजनाएं हैं। साथ ही 3,400 करोड़ की ऐसी 6 अन्य शहरों की परियोजनाएं भी हैं, जो सिविल एविएशन के एयरपोर्ट के टर्मिनल से जुड़ी हुई है। 3 टर्मिनल्स का लोकार्पण होना है और 3 टर्मिनल्स का शिलान्यास होना है। तो वो 6 परियोजनाएं भी 3,400 करोड़ की होती हैं। तो कुल मिला के 6,600 करोड़ की परियोजनाओं से 7 शहरों का लाभ यहाँ पे सीधा सीधा होगा। वज़ीर आज़म खेलों के लिए आला मेयार का बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए खेलो इंडिया स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दोबारा तरक्की के मरहला 2 और मरहला 3 का भी इफ्तिताह करेंगे। वाराणसी में बनाया गया ये सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम कई लिहाज स्टेडियम में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ बनाया गया मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पैरा ओलंपिक्स के मेयार पर तैयार किया गया है। इसके साथ साथ फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है। इस स्टेडियम का काम मुख्तलिफ मराहिल में किया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाईटेक हॉस्टल, फूड कोर्ट, पार्किंग समेत कई दीगर सहूलियात तैयार की गई हैं। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया है।
सिगरा स्टेडियम को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के उपकरणों व मैदान पर खेलने का अवसर भी मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से 2022 से शुरू हुआ यह पुनर्निर्माण का कार्य 2024 में जब कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो यह केवल काशी के ही लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्वी प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों के लिए है, खासतौर पर युवाओं और खिलाड़ियों के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा वाराणसी में तरक्की को रफ्तार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी मुमालिक अलजायर, मॉरिटाना और मलावी के कामयाब शब वतन वापस लौट आई हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू के इस दौरे से इन तीनों ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस दौरान कई इक़्तिसादी और तिजारती माहिदों पर भी दस्तखत हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान तालीमी शोबे में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उम्मीद है कि इस दौरे से तालीम के शोबे में बाहिमी दिलचस्पी के अहम शोबों में ताउन, शराकतदारी और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा। सिंगापुर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर तालीम सिंगापुर के वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से मुलाकात करेंगे और तालीम के शोबे में बाहिमी दिलचस्पी के अहम शोबों में बाहिमी शराकतदारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर तालीम अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आज मीटिंग करेगी। उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। कल एक दिन पहले महाराष्ट्र में देर रात तक मीटिंग हुई। महाराष्ट्र इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की भी 16 अक्टूबर को दिल्ली के हिमाचल भवन में मीटिंग हुई थी। उसके बाद 17 अक्टूबर को एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी की 288 में से 200 असेंबली सीटों पर इत्तफाक राय कायम हो गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। रियासत की तमाम 288 सीटों पर एक ही मरहले में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने केरल के वायनाड से नव्य हरिदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। काबिल जिक्र है कि केरल समेत बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय फौज अरुणाचल प्रदेश में कामयांग कल्चर और हेरिटेज म्यूजियम कायम करेगी। म्यूजियम का इफ्तिताह वज़ीर आला पेमा खांडू 23 अक्टूबर को अरुणाचल के मगरबी कामयांग जिले के न्यू कमांडुंग में करेंगे। ये म्यूजियम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अमन सलामती और मुल्क की तामीर और तरक्की के अज़्म की सकाफती अलामत के तौर पर काम करेगा। काबिल जिक्र है कि कामयांग कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम में 343 नवादरात मौजूद हैं, जिन्हें नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी ने तैयार किया है। अगली खबर, दिल्ली के वेलकम एरिया में फायरिंग का एक वाकया पेश आया है। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर खुलेआम गोलियां बरसाई। फायरिंग के इस वाकये में एक 22 साल लड़की जख्मी भी हुई है। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को गली से खाली कारतूस भी मिले। और अब बात करते हैं आलूदगी की। मुल्की राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत इंतहाई ख़राब है। वहीं जमुना नदी में पानी से ज़्यादा झाग नज़र आ रहे हैं। आलूदगी की सूरत हाल ऐसी है कि लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और दम घुटने वगैरह जैसे मसाइल आम हो गए हैं। दिल्ली और NCR में धुंध के बादल भी छाए हुए हैं।
दारुल हुकूमत में आलूदगी पर काबू पाने के हवाले से दिल्ली हुकूमत के दावे बेनकाब हो गए हैं। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सितंबर 2022 में उस वक्त के दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत में आलूदगी की निगरानी और उससे निपटने के लिए 15 एक्शन प्लान का ऐलान किया था, लेकिन वो भी गैर मौसर दिखाई देता है। आलूदगी और उसकी हकीकत के हवाले से किए जाने वाले दावों पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी बढ़ती जा रही है। AQI यानी हवा का मेयार खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में AQI 300 और 400 के दरमियान बरकरार है। दिल्ली हुकूमत का दावा है 2023 तक दिल्ली की फजाई आलूदगी में 30% कमी आई है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 जैसी आलूदगी की सतह कम हुई है। दिल्ली की हवा तेजी से जहरीली होने के बाद बीजेपी दिल्ली हुकूमत को हदफ तनकीद बना रही है। आरोप प्रतिरोप के अलावा आम आदमी पार्टी शून्यता पर खड़ी है। जो स्मोक टावर लगे थे वो भी आज बंद है। पराली पर डालने वाला गोल पता नहीं कब पंजाब पहुंचेगा। उनकी भगवंत मान की सरकार है, वहां पर उनसे क्यों नहीं प्रश्न करते। यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब? जश्न पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन आपको भूल जाता है कि दिवाली के पटाखों पर आपको पोल्यूशन दिखता है। दिल्ली के साथ दावा किया है कि दिल्ली की फजाई आलूदगी में कमी दिल्ली हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दामात जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शजरकारी जैसी मुहिम्मात का समरावर नतीजा है। वहीं ये दावे दिल्ली की खराब फजाई आलूदगी को बेनकाब कर रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को सबकदोश होने वाले वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल हुकूमत में आलूदगी की निगरानी और इससे निपटने के लिए 15 एक्शन प्लान का ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि कूड़ा करकट जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और धूल की रोकथाम के लिए एक टीम तश्कील दी जाएगी। 80 मशीनों के अलावा 581 वाटर स्प्रिंकलर और 150 मोबाइल एंटी स्मोक टावर नस्ब करने को भी कहा गया था। केजरीवाल ने दिल्ली के होलंबी कला में 20 एकड़ में ई-वेस्ट पार्क बनाने की बात भी कही थी, लेकिन केजरीवाल के ऐलानात के अलावा सर्दियों के आगाज के साथ ही मुल्क की राजधानी पर जहरीली हवा के साए मंडलाने लगे हैं। आइए आपको बताएं कि केजरीवाल कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मोक गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। 14, 15, 17, 19 और 20 में इस बात का इरादा किया था कि यमुना को साफ किया जाएगा, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई और हकीकत ये है कि यमुना की सफाई की डेडलाइन बढ़ती जा रही है और नई डेडलाइन 2025 हो गई है। दिल्ली NCR में फजाई आलूदगी के खतरे के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में गुज़िश्ता 10 सालों से बरसर इख्तिदार रहने वाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत आलूदगी को कम करने के दावे और ऐलानात तो बहुत करती है, लेकिन कुछ करती नहीं है और दिल्ली के लोगों को हर बरस मुस्तकिल जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू। नाज़रीन, आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हाफ मैराथन का इनेकाद किया जा रहा है। मैराथन में 35,000 से ज़ायद लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेडियम के इतराफ़ के इलाकों में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है और डाइवर्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अगर आप भी आज दिल्ली JLN स्टेडियम या उसके आसपास के इलाकों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए भी है। यहाँ आपको डाइवर्जन के रास्तों और उन रास्तों के बारे में मालूमात दी जाएंगी।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ओपन हाफ मैराथन सुबह 5 बजे स्टेडियम से शुरू हुई है। स्टेडियम से ये भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, सी हेक्सागन, दातवा पाथ, रफ़ी मार्ग, रेल भवन, सतसंत मार्ग तक जाएगी। वहां से वापसी पर यह रफ़ी मार्ग, रेल भवन, ड्यूटी पास से होती हुई JLN स्टेडियम के बाहर खत्म होगी। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर भी अपने पहले बैनुल-अक़वामी मैराथन का गवाह बना है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और अदाकार सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से कश्मीर के पहले बैनुल-अक़वामी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क़ब्ल-ए-ज़ीं कश्मीर मैराथन 2024 में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी श्रीनगर के पोलो स्टेडियम में जमा हुए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रियासती सरकार के जरिए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR और आइंदा तक अपनी फसल ना फरोख्त कर पाने के हुक्म के बाद भी किसान पराली जला रहे हैं। इस बार पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद फराहम नहीं की जा रही है और ना ही उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक दस्तयाब की जा रही है। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 300 को पार कर चुका है। हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में दाखिल हो चुका है। और आइए नजर डालते हैं आज के उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की निजी रिहाइशगाह पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने उन्हें जो कत्ल करने की कोशिश की है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद की अगली खबर भी हम ले रहे हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और यह है 30 से ज़ायद परवाज़ों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयर इंडिया के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर, मुसाफिरों में खौफ का माहौल और हुकूमत ठोस इक़दाम करेगी। इसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है प्रियंका गांधी से मुताल्लिक़। सहारा की सुर्खी, प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी अपना पर्चा नामजदगी। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। जूनियरों के साथ भी शाइस्ता बर्ताव जरूरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने हफ्ते के रोज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन जैसे बार एसोसिएशन, कोर्ट और स्टेक होल्डर्स से दरख्वास्त है कि वो जूनियर्स के साथ भी अच्छा सलूक करें। इसके बाद की जो खबर वो झारखंड से मुतालिक। झारखंड में अपोजिशन इत्तेहाद का मिलकर लड़ने का ऐलान। कांग्रेस JMM 81 में से 70 सीटों पर खड़ा करेंगे अपना उम्मीदवार। आगे बढ़ेंगे, इनकलाब का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने की तजवीज़, LG ने दी मंजूरी। उसके बाद सहाफ़त की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अगली सुर्खी सहाफ़त से ले रहे हैं हम, और ये सुर्खी जम्मू कश्मीर से ही मुताल्लिक़। जम्मू कश्मीर में रियासत दर्जा देने का रास्ता हमवार हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उमर काबीना की तजवीज़ पर लगाई मोहर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द ही वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से बात करने के लिए कर सकते हैं दिल्ली का दौरा। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। और अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों का। इटली में मुनक़दा G7 वज़राए दिफ़ा की मीटिंग में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि इसराइल लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत और उसके अतराफ़ में हमले कम कर दे। इसराइली हमलों में शहरी मुसलसल हलाक हो रहे हैं। अमरीका चाहता है कि मसाइल बातचीत के ज़रिए हल हों ताकि सरहद के दोनों जानिब शहरी अपने घरों को वापस जा सकें। लॉयड ने शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन की जंग में फ़ौज भेजने की खबरों पर भी तशवीश का इजहार किया है। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमले के बाद इसराइल ने बैरूत और गज़ा पर बमबारी की है। इसराइल ने बैरूत के जुनूब में दहिया शहर पर कम से कम 10 फ़िज़ाई हमले किए हैं जो हिज़्बुल्लाह के अहम दफातर का मरकज़ है। हमले के बाद शहरियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई है। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिज़्बुल्लाह को खुला चैलेंज किया था और कहा था कि मुझे कत्ल करने की कोशिश हिज़्बुल्लाह की बहुत बड़ी गलती साबित हो गई।
इसराइली फौज ने हमास के रहनुमा याह्या सिनवार और उनके अहल खाना को 7 अक्टूबर के हमलों से चंद घंटे कबल एक नामालूम मकाम पर एक सुरंग से गुजरते हुए दिखाया है। ताहम खबररसा एजेंसी रॉयटर्स ने फुटेज के मकाम या तारीख की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की है। काबिल ज़िक्र है कि सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा हो गया था। वो 1 साल तक जारी रहने वाले सर्च ऑपरेशन के बाद इसराइली फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। याह्या सिनवार की हलाकत को अपनी कामयाबी करार दे रही है, तो दूसरी तरफ तल अवीव में सैकड़ों अफराद जमा होकर हुकूमत से जंगबंदी और अगवा किए गए लोगों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। प्लेक कार्ड उठाए हुजूम हुकूमत मुखालिफ नारे भी बुलंद कर रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि यरगमालियों को वापस लाए बगैर कोई भी फतह बेंजामिन की हुकूमत की हकीकी फतह नहीं होगी। हम यरगमालियों की महफूज वापसी चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने अहम बयान दिया है। कमला हैरिस ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास के रहनुमा याह्या सिनवार के कत्ल से मिले मौके से फ़ायदा उठाना अहम है। उन्होंने कहा है कि इस मौके को जंग के खात्मे और यरगमालियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगली खबर का हम रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन ने जंगी कैदियों का तबादला किया, जिसमें फरीकैन ने 95 कैदियों को एक दूसरे के हवाले किया है। फौजियों के तबादले के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन के जंगी कैदियों का तबादला जारी रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इन फौजियों के तबादले में सालिस का किरदार अदा किया है। यूक्रेनी पार्लियामेंट के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर ने कहा है कि जंग के आगाज़ के बाद से यह 58वीं रिहाई है, जिससे वतन वापस जाने वाले कैदियों की कुल तादाद 3767 हो गई है। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का हदफ दरकार है, जबकि भारत को न्यूजीलैंड से 10 विकेट दरकार होंगी। इससे कबल न्यूजीलैंड की टीम चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी इनिंग में खाता भी नहीं खोल सकी। दरअसल मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। और आइए नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज मुल्क को 6,700 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की देंगे सौगात। महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी में आज बीजेपी ने झारखंड के लिए 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 3 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंची। मलावी में कई अहम मुआहदों पर किए दस्तखत।
नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमले के बाद इसराइल ने बैरूत और गजा पर बमों की बारिश। इसराइली वजीर आजम ने कहा, मुझे कत्ल करने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। दिल्ली में मैराथन का इनेकाद 35,000 से ज्यादा रनर ले रहे हैं हिस्सा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक रूट किया गया तब्दील। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। कहते